नमस्कार, मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 के मैथ का ऑब्जेक्टिव और मैथ ऑब्जेक्टिव के आज आपका थर्ड क्लास है, यानी कि आज आपका डे थर्ड है। 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पकड़ने वाले हैं टारगेट बुक जो कि बड़ा फेमस बुक है, उसका 51 क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन से जो आपके पास बुक होगा टारगेट का, उसमें जो मैथ ऑब्जेक्टिव होगा उसमें जाकर देखेंगे तो 51 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 51 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे एक और अपने आप से सिर्फ विभाजित होता है, यानी कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक मतलब हम कितना भी ले लें, जैसे देखिए 2 और 3 ले लेंगे तो इसका मौसा 1 होगा। 2, 3, 5 ले लेंगे फिर भी मौसा इसका 1 होगा, मतलब मौसा मतलब एचसीएफ। 2, 3, 5, 13 ले लेंगे फिर भी इसका मौसा 1 होगा, यानी कि एचसीएफ 1 होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि 2 अभाज्य संख्या हो फिर भी उसका मौसा 1 होगा, 3 अभाज्य संख्या हो फिर भी उसका मौसा 1 होगा, चाहे 100 अभाज्य संख्या आ जाए सभी का एचसीएफ 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब में जो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड सबका होता है सिर्फ 1 होता है। गुणनखंड किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो दिए हुए संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, यानी कि 1। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कह रहा है कि कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। तो √3 जो है इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी दशमलव में आएगा, तो यह अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है, और √2√3/√2 ये क्या है आपका? ये तुम्हारा 2√3/√2, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 2√8 होगा। क्या होगा? 2√8 होगा, 2√8/√2। 2√8/√2, तो इसको देखिए 2 इंटू और √8 को क्या करेंगे? 2√2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2√2। अब बाई में √2 से √2 यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अब आ जाइए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, मतलब 2 क्रमिक, 2 सम संख्या लीजिए लेकिन वो क्रमिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 2 लीजिएगा तो उसके बाद 4 आएगा, यदि आप 6 लीजिएगा तो उसके बाद 8 आएगा, यदि आप 10 लेते हैं तो फिर 12 आएगा। तो बोला है कि 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ 2 होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि 2 से 4 को करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे जो यहाँ पे भाजक होता है वही इसका एचसीएफ होगा, तो 2। यहाँ पे 6 और 8 का भी करके आप देख लो तो इसका भी 2 होगा, 10 12 का कीजिएगा ये इसका भी 2 होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 2। लेकिन 2 क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ 1 होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, मतलब 2 पूर्णांक है, दोनों धनात्मक है, एक a है और दूसरा b है। कह रहा है कि ab का मौसा, मतलब दोनों संख्या जो दिया हुआ है उसका मौसा गुने ab का लसा, यानी कि मौसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक फार्मूला होता है मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो उसका a गुने b हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फार्मूला होता है लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है? a, और दूसरी संख्या क्या है? b। यहाँ पे लसा किसका दिया हुआ है? किसी संख्या का, किस संख्या का? a और b का, और मौसा a और b का। तो यहाँ पे a b यानी कि c इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 को एक बार और आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन बी यहाँ पे गलत लिखा गया था, जिसको अभी हम सही कर दिए।
देखिए यहाँ पे क्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √3 जो होगा इसका जब आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, √5 का भी डेसिमल के फॉर्म में आएगा, √6 का भी डेसिमल के फॉर्म में आएगा। और जब किसी का वर्गमूल दशमलव के रूप में यानी कि पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या हम करते हैं कि वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ इसको देखिए 2√2/√2, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो √2 और √2 है, ये भी दोनों का जो दशमलव रूप में ही आएगा, ठीक है आएगा। ये √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, यानी कि इसके नीचे में 1, तो p/q के फॉर्म में हो गया। और p और q दोनों पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या के परिभाषा से 2√2/√2 ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए के निम्न में से किसे परिकलन करने का तकनीक है। जान लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक जो संख्या होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक संख्या उसके मौसा निकालने का एक तरीका है, एक विधि है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं, मौसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। परिमेय संख्या, उसके बाद देखिए पाई क्या है, तो पाई याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो पाई पूछ रहा है तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इसका बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन सा संख्या है, परिमेय है। यदि अपरिमेय नहीं है तो कौन सा है, परिमेय है। तो यहाँ पे देखिए √7 का वर्गमूल पॉइंट के रूप में यानी दशमलव के रूप में, √3 का भी, √2 √5 का भी। अच्छा इसका एक बार चेक करते हैं डी का क्या हो रहा है। √75 इसको जब यहाँ पे आप तोड़ोगे तो 5√3 आएगा, और 48 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 4√3 आएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 5/4। अच्छा सर कैसे इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसे कीजिए आप लोग, 75 का 5 से 15, 5 से 3, तो 2 5 आया तो 1 5 लिखिए, और जिसका जो अकेला आया वो रूट में रहेगा। 48 का कैसे, तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 4 2 के बदला में कितना लेंगे, 2 2, तो 2 दूना 4, और 3 अकेला है, मतलब इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट में रहेगा, रूट कट गया तो 5/4 p/q के रूप में। p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। √3 और √5 क्या है, √3 और √5 क्या था, √3 का दशमलव जो होगा, दशमलव रूप जो होता है 1.732 होता है, मैंने इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगा, और √5 का भी 2.23 समथिंग होता है, तो इसका भी दशमलव में आएगा। तो √3 √5 जो है कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ देखिए क्या है, शांत होगा। तो शांत होगा तो हम बताए थे कि जब आपका भिन्न हो तो सबसे पहले जो हर है, इस हर को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ये 105 और ये क्या है 210, यहाँ है 88 और यह है 160, ठीक है ना। तो सबका गुणनखंड कीजिए, तो 105 का क्या हो जाएगा, 21 बचे 105, तो 7 गुने 3 गुने 5, तो देखिए 7 3 5, तो 5 आया सही था, लेकिन 7 3 आया इसलिए शांत नहीं होगा, अशांत होगा। 210 का 21 नहीं है, 210, तो 21 का हो जाएगा 7 3 21, और 10 का 2 गुने 5, ठीक है। 7 से ठीक है कट जाएगा 11 बार में, कोई बात नहीं है। फिर भी नीचे 3 है, 2 5 रहता तो शांत होता, लेकिन 3 है इसलिए ये भी क्या है आपका अशांत है। अब देखिए 88 में क्या आएगा, इसमें 11 आएगा, 11 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 11 आया, अशांत है। 160 को आप तोड़ेंगे तो 160 का ऐसे तोड़िए, 16 गुने 10 कर लीजिए, फिर 16 को तोड़िए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 16, और 10 का होता है 2 गुने 5। तो आप बताइए कि 160 का जो होगा वो 2 आएगा और नहीं तो 5 आएगा। इसमें देखिए सिर्फ 2 आया है और नहीं तो 5 आया है।
यानी कि 2 और 5 आया तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब आइए 2.1311 3 क्या है, मतलब कि परिमेय है अपरिमेय है पूर्णांक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, शांत जो होता है वो हमेशा परिमेय होता है। क्या याद रखेंगे, शांत जो जिसका दशमलव प्रसार, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय होता है। अशांत आवर्ती होता है वो भी आपका परिमेय होता है। और अशांत अनावर्ती होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ देखिए सर शांत का क्या मतलब है, तो शांत को पहचानने का क्या तरीका है, कुछ नहीं, डेसिमल के बाद यदि डॉट डॉट नहीं लगा हुआ हो तो आप कह देंगे कि वह शांत है। अशांत आवर्ती, देखिए अशांत में डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा, मतलब कि यह संख्या समाप्त नहीं होगी, लेकिन दशमलव के बाद एक फिक्स पैटर्न, मतलब एक फिक्स पैटर्न के रूप में वह रिपीट होगा, मतलब पुनरावृत्ति होगा। जैसे ऐसे होगा 2.161616 डॉट डॉट डॉट, तो हम समझ देखिए 161616, तो यह क्या है आपका अशांत आवर्ती है। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होगा कि अलग अलग 116 फिर 1116 आ जाएगा, कुछ अलग अलग आएगा। तो आप क्या समझेंगे कि अशांत अनावर्ती है। तो यहाँ पे देखिए 2.13 एगो 1 है और एगो 3 है, 2 गो 1 है एगो 3 है, 3 गो 1 है एगो 3 है, मतलब कि एक जो है वो बदल रहा है, फिक्स पैटर्न नहीं है, 13 फिर 113 फिर 1113 इस तरह से है। तो यह अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत होता है। तो यह क्या है आपका अशांत है। और अशांत जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, अशांत अनावर्ती जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या। एक बार और हम आपको समझा देते हैं, शांत परिमेय होता है, अशांत आवर्ती परिमेय होता है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। तो यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः यह कौन सी संख्या होगी, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए √3/√12 क्या है, ठीक है ना, √3/√12, तो √3 को रहने दीजिए, √12 के क्या हो जाएगा 2√3, और √3 से √3 कैंसिल, तो 1/2। तो यह p/q के रूप में है, और p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 नहीं है। तो यह कैसा संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 माइनस √3 क्या है, आप समझाइए कि 3 माइनस √3, खुद आप सोचिए कि √3 जो है, √3 इसका दशमलव प्रसार जो होगा दशमलव के इसका जो वर्गमूल होगा वो दशमलव के रूप में आएगा 1.732, यानी इसका पूरा जो वर्गमूल निकलेगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, और 3 परिमेय है। और आप लोग याद रखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो होता है अंतर, यानी कि घटाने पर जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में घटाइएगा तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो कैसा संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आपका 62 तक कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि 11.23 लेकिन रेकरिंग किस पर है 564, यानी कि आवर्त किस पर है 564। तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। यदि किसी संख्या पर आपको लगे कि आवर्त लगा हुआ है, यानी कि रेकरिंग का साइन लगा हुआ है, यहाँ देखिए रेकरिंग का साइन है, इसका मतलब है कि 564 आ रहा है, मतलब इसका दूसरा रूप आप लोग देखना चाहिए। तो ये होगा 11.23 564। तो देखिए रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 564 बार बार आ रहा है। और हम बोले थे कि डेसिमल के बाद जब एक फिक्स पैटर्न दिखने लगे कि नंबर रिपीट होने लगा तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह आवर्ती दशमलव प्रसार है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 3 आया है, ये तो नहीं रिपीट हुआ है। तो 2 3 आया ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए 564 मैंने रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना। तो यदि रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो एक कौन सा संख्या है, यह आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह आपका परिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखिए 5.2333 क्या है, तो देखिए 5.2 लेकिन 3 आएगा, यानी कि 3 बार बार आ रहा है। और जब पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आने लगे, ठीक है, कुछ देर के लिए नहीं आए लेकिन उसके बाद आने लगे, तो इसको आवर्ती बोलते हैं। और आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो हमेशा परिमेय होता है, इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए 1/√7, देखिए इसको दो तरह से आप समझ सकते हैं। एक मेरा तरीका है कि √7 का जब आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। यह आपका जो है पूर्ण वर्ग संख्या 7 नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा तरीका क्या है कि यह p/q के रूप में, ठीक है, और p जो है एक पूर्णांक है और q पूर्णांक नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या का परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो यानी रूप में हो या उसे लिखा जा सके और p और q दोनों पूर्णांक हो, तब जाकर वह क्या होता है, परिमेय संख्या। और जो q का मान है यानी कि जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो √7 है, √7 पूर्णांक नहीं है, अतः यह कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए भाज्य और भाजक भी, माने भाज्य है और भाजक भी के लिए a बराबर BQ प्लस r में r के की कौन सा मान जो है उस सत्य है। तो आप याद रखेंगे इसका कौन सा मान सत्य है, तो यह होता है कौन सा मान, r। कैसे होता है, तो देखिए यदि 6 है, 6 को यदि आप यहाँ 1 से करते हैं तो 1 से 1 6 जा 6, यहाँ पे कैंसिल हो गया, माने कि r क्या आ गया, बताइए, r आ गया 0। यदि आप इसको 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दीजिएगा तो 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे कट गया, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी कट गया, तो r क्या आ गया 0। 3 से भाग दीजिए, 3 से भी 3 दूना 6, 0 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 और शेष क्या आ जाएगा 2। कहने का मतलब है जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो वहाँ पे शेष आता है वो हमेशा किससे बराबर और छोटा होता है, वो बराबर होता है या छोटा होता है उसके भाजक से। लेकिन 0 से यानी कि 0 से जो होता है, 0 के यहाँ पे देखिए, ये एक मिनट, ए इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी कि 0 के से बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है ना। कौन सा होगा, 66 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर। आप इसको बढ़िया से समझ लें, ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या है कि 5√2 क्या है। तो यहाँ पे देखिए √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और 5 एक परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन दोनों संख्या अशून्य होना चाहिए, मतलब कि शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या। या आप ऐसे समझ लीजिए कि √2 का जब दशमलव प्रसार निकालेंगे, दशमलव रूप निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 ... आएगा, यानी कि यह दशमलव रूप में आएगा, अतः यह कौन सा संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। चलिए 5.2372 कैसा है, तो देखिए 5.2372 माने कि दशमलव के बाद ... लगा हुआ नहीं है, अतः यह शांत है और शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या होता है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। देखिए विजातीय देखकर आप लोग को परेशान नहीं होना है। विजातीय का मतलब होता है अलग, मतलब सबसे अलग, मतलब ये 4 जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन यानी कि 3 जो ऑप्शन है कोई एक जैसा संख्या होगा और कोई एक ऑप्शन अलग संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 परिमेय संख्या, 25/49 तो 25 का वर्गमूल 5 और 49 का 7, तो ये भी परिमेय संख्या, और 7/3 ये भी तुम्हारा 7/3 ये भी आपका परिमेय संख्या। तो √11 यह आपका अपरिमेय संख्या है, अतः यही विजातीय है, यही संख्या सबसे अलग है क्योंकि तीनों परिमेय तो एक जैसा है, सजातीय है, और √11 जो है यह एक विजातीय संख्या है, ठीक है। तो √11 यह अपरिमेय, यही इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, करें कौन परिमेय, तो देखिए पाई अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √3 और √2 ये भी अपरिमेय संख्या। तो ये 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 p/q के रूप में है। p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 नहीं है, तो c इसका करेक्ट आंसर होगा, यह एक परिमेय संख्या। निम्न में कौन अलग है, अलग मतलब कौन सा विजातीय है, सबसे अलग है। तो याद देखिए 3/5 परिमेय,
16/4, तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये भी 4/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 25/4 परिमेय संख्या, ये √2 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव रूप जो होगा वह क्या होगा, 1.732 डॉट 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 होगा। तो यह क्या है, तो आपका बताओ, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यही सबसे अलग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखे जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए इसको लिखने का तरीका सीखिए आप लोग। 0.32 पर रेकरिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 32 लिखिए, और रेकरिंग 2 पर है और 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप लोग इसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, रेकरिंग किस पर है, 2 पर, तो एगो 9 लिखिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है 3 पर, तो एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 डाल दीजिए, और 32 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 29, और 29/90, और 29/90 आपका बी जो है करेक्ट आंसर। एक बार और हम आपको समझा देते हैं, देखिए 0.32 पे रेकरिंग है, तो आपको पहले लिखना है 32 माइनस, और यहाँ पे जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा ले, -3/2 पर रेकरिंग है, मतलब एक संख्या पर रेकरिंग है, तो यहाँ हर में लिखेंगे 1 9। यदि 2 संख्या पर रेकरिंग होता तो लिखते 2 9, और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। मान लीजिए 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं होता तो हम लिखते 2 0, घटा दीजिए, यही आपका 29/90 है, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अब देखिए 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सा है, ठीक है, तो 225, इसका वर्गमूल आएगा 15, तो यह एक परिमेय संख्या है, और 125 यह अपरिमेय है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 121 का होता है 11, और यहाँ 121 से ज़्यादा 125, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ जो 11 है इसका आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और √5 का आएगा 2.23 होता है, तो 2 और 2.5 के बीच में 2.23 होगा। कैसे, क्योंकि 2 और 2.5 हम डेसिमल के बाद एक 0 लगा सकते थे, 2 है और यह 2.50 है, तो इसी के बीच में आएगा 2.23, लगभग कुछ और आएगा, लेकिन 2.23 डॉट डॉट आएगा, तो 2.23 किसका आएगा, √5 का, तो √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, और यह 2 तथा 2.5 के बीच का है। ठीक है ना, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग बिल्कुल आराम से समझिए, हम एक एक ऑप्शन को आपको समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सही है। ए में है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, मतलब कहा क्या रहा है कि आप कोई भी 2 अपरिमेय संख्या लीजिएगा तो उसको गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है ना, तो आप देखिए हम √2 ले लिए, ये एक अपरिमेय संख्या है, हमने फिर से √2 ले लिया, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों अपरिमेय संख्या को जब हम गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा √4, और इसका वर्गमूल आएगा 2, जो कि क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ देखिए 2 अपरिमेय संख्या लेकर जब गुना किए तो कैसा आ गया, परिमेय, मतलब कि यह कथन सही नहीं है। दूसरा से देखिए, तो आप कहेगा सर आपने तो दोनों अपरिमेय संख्या एक जैसा ले लिया, तो लीजिए हम अलग अलग लेते हैं। √2 इंटू √8 अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गया, √2 √8 कितना हो जाएगा, √16, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। देखिए दोनों अपरिमेय है और गुना करने पे आया परिमेय, तो यह था, यह जो पहला कथन है ये बिल्कुल गलत है। अब आगे देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय मतलब कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, तो देखिए हम परिमेय लेते हैं 0, आप सभी को पता होगा कि 0 एक परिमेय संख्या होता है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, और हम अपरिमेय ले लेते हैं √2, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ आया 0, और 0 तो परिमेय संख्या होता है, तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, अब देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। कहा जाता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जब आप जोड़ करिएगा तो कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आप देखिए √2 प्लस √3,
दो अपरिमेय संख्या है और इसको जोड़ने के बाद भी यह एक अपरिमेय संख्या ही है, यानी कि ए भी ऑप्शन आपका गलत है। एक पूर्णांक, तो पूर्णांक हम ले लेते हैं 7, कह रहा है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या। तो देखिए ए भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में 6/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7/6, 7 + 6 क्या हो जाएगा 13। तो देखिए एक था आपका एक पूर्णांक और 6/1 ये क्या था आपका, यह परिमेय संख्या था। और पूर्णांक और परिमेय संख्या का जो जोड़ है वो क्या आ गया यहाँ पे, पूर्णांक हो गया। यहाँ बोला है पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो यह आपका ऑप्शन ए का एक्सप्लेनेशन है, ये ऑप्शन बी का, यह वाला आपका ऑप्शन सी का और ये ऑप्शन डी का। यानी हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है चारों के चारों असत्य है, इसलिए यह क्वेश्चन जो आपका छपा हुआ है टारगेट में ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका बी करेक्ट आंसर है। हाँ, तो बी करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा, यदि यहाँ पे एक के बाद आप अशून्य लगा दीजिए। यहाँ पे एक के बाद क्या लगा दीजिए, एक अशून्य परिमेय। अशून्य परिमेय का मतलब कि आप शून्य नहीं लीजिए, शून्य के मतलब जीरो के अलावा कुछ और ले लीजिए, जैसे कि 2 ले लीजिए, 2 × √3 ले लीजिए, 2 × √3 ले लीजिए। माने अशून्य परिमेय संख्या जब हम लेंगे तब यह कथन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो यदि ऐसे इसको जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा रहने देंगे तो इसका आंसर चारों गलत है, मतलब कि इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। लेकिन यदि एक के बाद आप अशून्य यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। तो देखिए √n, यहाँ पे हम रख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1। यहाँ पे देखिए हम 2 3 रख के आपको दिखाते हैं, √2, 3, 4, 5, 6। तो 1 का वर्गमूल 1, तो यदि इसका वर्गमूल निकल के 1 आया तो ये प्राकृतिक संख्या है। 2 का वर्गमूल दशमलव के रूप में आएगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय। और 4 का 2 आ जाएगा तो प्राकृतिक है। 5 का अपरिमेय, 6 का अपरिमेय। तो क्या समझे, कभी आएगा आपका प्राकृतिक संख्या और कभी होगा आपका अपरिमेय संख्या। इसका डी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए 76, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, कहा कि इतना अभाज्य संख्या है, इसको मतलब कि 13,986 अभाज्य संख्या है, उसका योग n है, तो कहा इनमें से तो n हमेशा किससे भाज्य होगा। तो याद रखिए यहाँ पे 13,986 है, मतलब कि सम, मतलब कि जो संख्या है सम संख्या है, और जब सम संख्या के रूप में होता है तो हमेशा 2 से विभाजित होता है। कितना से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, और नहीं तो फिर 1 से विभाजित होता है। 1 हम कह सकते हैं, 1 कभी भी आपका गड़बड़ नहीं होगा, 1 से भी, और 1 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ देखिए x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से कैसी संख्या होगी, मतलब x का पावर, यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 77 को। x का पावर n+1 है और इसका एक जो गुणक है वो x+1 है। क्या है, एक गुणक x+1 है, मतलब x+1 से यह पूरा भाग लग जाता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि विषम ले, कि यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक ले, कि सम ले, कि एक धनात्मक पूर्णांक ले, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करिए कि xn+1 है, तो x+1 है, तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे आपका n जो होगा वह एक विषम पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। लेकिन यहीं पे रहता कि xn-1 का एक गुणांक जो है वो x-1 है, या रहता कि इसका, हाँ सॉरी, इसका एक गुणांक x-1 है, तब n क्या हो जाता, यह एक सम संख्या हो जाता, तब n हो जाता सम संख्या। तो याद रखिएगा xn+1 का यदि गुणांक x+1 दे तो n जो होगा वो विषम संख्या होगा, और xn-1 जो है इसका एक गुणांक x-1 हो तो n कैसा होगा, एक विषम संख्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाएगा विषम संख्या और इसका हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ xn+1 है तो इसका क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या बोलिए या विषम पूर्णांक बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 78, कि संख्या रेखा को हम लोग इंग्लिश में नंबर लाइन भी बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी नंबर लाइन लिख के आता है।
पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो नाम से इसको पकड़िए, संख्या रेखा नंबर लाइन, मतलब इस पर कौन सा संख्या आपको प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित होता है। तो याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है संख्या रेखा पर कोई भी वास्तविक संख्या उसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ 700 है, 700 का हो जाएगा 7 गुने, इसका गुणनखंड करेंगे हर का, तो 7 गुने 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो 7 2 का पावर 2 5, 2 5 आता तो 7 होता, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया इसलिए यह शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है। अब देखिए 91/2100, 91/2100, तो यहाँ 2100 का क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, और 2 को 0 है तो 2 का पावर 2 5 का पावर 2, किसका 2100 का ही हो गया गुणनखंड। तो यहाँ 7 से तो ही कट जाएगा 13, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 5 के अलावा अभी भी 3 बचा हुआ है, और 3 और 13 में मतलब 3 कैंसिल नहीं हो सकता है हर से, अतः ये भी क्या है, अशांत है, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं है। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 5 का पावर 3, 2 आया है और 5 आया है, 7 का पावर 3, ठीक है। तो 343 जो है इसका वैल्यू 7 को जब 3 बार गुना करिएगा, 7 गुने 7 गुने 7, तो क्या आएगा 343 आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 आ गया, 2 का पावर 3 मतलब सिर्फ 2 आया, और सिर्फ 5 है, यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका शांत है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सर पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल जब हम लोग ज्ञात करें तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राप्त हो, तो हम लोग क्या कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, मतलब इसको आप जहाँ तक पढ़ना है पढ़ते जाइए अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो पूर्ण संख्या उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। देखिए 240 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, निकलेगा पर दशमलव के रूप में आएगा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ पे 2400 का भी नहीं है। तो कौन कौन बचा आपका 1600 और 3600। अब आपको देखना है कि 1600 और 3600 में 16 20 और 24 से किस में भाग लग रहा है। मान लीजिए कि इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए, किससे 16 से 20 से और 24 से पूरा पूरा दोनों में भाग लग जाए, लेकिन यहाँ क्या है छोटी, तब आंसर 1600 हो जाएगा। लेकिन 1600 को आप जब 16 से भाग ले देंगे तो लग जाएगा, जब इसको आप भाग देंगे 20 से तो लग जाएगा, लेकिन जब इसको आप 24 से भाग देंगे तो 1600 में 24 से भाग नहीं लगेगा, अतः ये भी अपना आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा 3600, क्योंकि 3600 में 16 20 और 24 तीनों से भाग लग जाएगा, और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। हाँ 1600 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1600 में 16 20 के अलावा 24 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा 3600, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन किए, तो आज के सेशन में हम लोग 51 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आज के सेशन में सॉल्व हुआ है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आता है रिपीट करके देखिए, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको ध्यानपूर्वक देखकर, और अपना जो मैथ में जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उस पर पकड़ बनाइए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो इसका बचा हुआ वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन है, शायद 13-14 क्वेश्चन और बच गए हुए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद एक वास्तविक संख्या के थ्योरी का आपको वीडियो मिलेगा। थ्योरी का मतलब है कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या बात आपको याद रखना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिससे वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और बताएं दोस्तों को कि यहाँ पे टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।